नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज एक बार हम फिर से बात करने वाले हैं बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश में बीते दिनों चुनाव संपन्न हुए हैं। 300 संसदीय सीट वाली बांग्लादेश में एक बार फिर से लंबे समय के बाद बीएनपी की वापसी हो चुकी है। और जिस हिसाब से बीएनपी की लंबे समय के बाद वापसी हुई है और जो आंकड़े यानी जितने वोट जितनी सीटों पर जीत मिली है, उसे ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। हालांकि अभी फर्क इस बात का है कि पहले बीएनपी जब सत्ता में थी तब खालिदा जिया की सरकार थी, लेकिन अब अगर बात करें तो उनके बेटे यानी तारिक रहमान इस बार चुनावी समीकरण एक तरफ जहां वो साधने में कामयाब रहे, तो दूसरी तरफ वो कल शपथ लेते हुए भी नजर आएंगे। क्योंकि देखिए, बांग्लादेश में बीते दिनों जो परिस्थितियां बनी हुई थी, उसके बाद बांग्लादेश और भारत के बीच में परिस्थितियां काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुकी थी, रिश्ते काफी ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। लिहाजा अब एक बार फिर से बीएनपी की वापसी हुई है, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के साथ भी संबंध सुधर सकते हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आखिर कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती है। बीएनपी की बात करें तो अकेले 300 में से 209 सीटें मिली है और बहुमत से काफी ज्यादा सीट इन्हें मिली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जमाते इस्लामी और उसके सहयोगियों को 77 सीटें मिली है। तो वहीं इसके अलावा जितनी भी पार्टियां थी उनको भी इक्का दुक्का सीटें मिली हैं। साल 2024 में भी हमने देखा कि बांग्लादेश में जो उथल-पुथल मची, उसके बाद जो वहां की छात्रों की जो पार्टी निकलकर सामने आई, एनटीसी यानी एनसीपी यानी नेशनल सिटीजन्स पार्टी, उसको सिर्फ 6 सीट ही मिली है। लेकिन बांग्लादेश में चुनावी उथल-पुथल के बाद अब ये उम्मीद है कि भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते एक बार फिर से ठीक हो सकते हैं। देखिए, शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उन्होंने अपने आप को इस बार चुनाव से दूर रखा, लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद यूनिस जो कि कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर बांग्लादेश में लगभग पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने कई बड़े फैसले लिए, और ऐसे में हमने देखा कि भारत के खिलाफ कितनी ज्यादा यहाँ पर परिस्थितियां उलट हो चुकी थी। क्यों? क्योंकि आए दिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़ते जा रहे थे और उसका सीधा असर बांग्लादेश और भारत के रिश्तों पर पड़ रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बांग्लादेश में अब चूंकि बीएनपी की सत्ता वापसी हो चुकी है, तो ऐसे में उम्मीद ये है कि एक बांग्लादेश को नई दिशा भी मिलने वाली है, क्योंकि नई सरकार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक मोर्चे पर खरा उतरने वाली है और किस हद तक केंद्र में अपने आप को रख पाती है, ये भी देखना होगा। बीते दिनों की अगर हम बात करें, जब तारिक रहमान ने पहला संबोधन बांग्लादेश के नाम पर दिया, तो उन्होंने यही कहा कि बाकी देशों से रिश्ते सुधारने पर फोकस जरूर रहेगा, लेकिन सबसे पहले बांग्लादेश यानी फर्स्ट बांग्लादेश, सबसे पहले बांग्लादेश ही हमारी प्राथमिकता रहेगी और राष्ट्र के हित में ही हम लोगों को फैसले लेने पड़ेंगे। इसके अलावा देखिए, अगर हम साफ तौर पर बात करते हैं, तो चूंकि बांग्लादेश में जो चुनाव परिणाम आए उसके बाद वहां की परिस्थिति देखने लायक थी, लेकिन यहाँ पर अगर हम साफ तौर पर बात करें कि आगे क्या कुछ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि भारत के सकारात्मक लिहाज से ये बहुत ज्यादा अ, एक तरीके से अ, कहीं ना कहीं सजग साबित रहने वाला है। क्योंकि देखिए, चीन के मद्देनजर अगर इसको जोड़ के देखा जाए, पिछले दिनों जो परिस्थितियां थी, हमने देखा था कि बांग्लादेश में चीन काफी बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा था, यानी एक तरीके से अब पूरी जो बांग्लादेश की बागडोर है वो अपने हाथों में लेने की तैयारी थी। लेकिन चूंकि लंबी अवधि के लिए भारी निवेश यहाँ पर किया गया था, और ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब नई सरकार अपने देश के हितों के बारे में सोचेगी। नई सरकार जब आएगी तो अब जाहिर सी बात है कि बांग्लादेश के हित के लिए यहाँ पर सोचा जाएगा। लेकिन भौगोलिक हकीकत को अगर हम साफ तौर पर देखें, तो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं वो आज से नहीं है, वो काफी साल पुराने हैं। भौगोलिक हकीकत ये तय करती है कि बांग्लादेश के संबंध में भारत की भूमिका निर्णायक रहेगी। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी आबादी और एक दोनों देशों के बीच में अगर सीमा विवाद को देखा जाए, सीमा दोनों देशों की अगर देखा जाए, तो बहुत हद तक सीमाएं शेयर होती हैं, और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती हैं, तो उसके अलावा कहीं ना कहीं उथल पुथल देखने को मिल सकता है। भौगोलिक परिस्थिति की अगर हम बात करें तो 94% जो सीमा है वो भारत के साथ लगी हुई है, यानी सुरक्षा को लेकर, व्यापार को लेकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भारत के लिए अनदेखी करना ये सही नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काफी चीजें हैं, और वो इस हद पर निर्भर करती हैं कि मतभेद के और क्या-क्या बिंदु हो सकते हैं। बांग्लादेश की जो नई सरकार है, वो भारत को लेकर क्या रुख अपनाती है, ये भी इसमें देखना होगा। चूँकि देखिए, हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरीके से ये तीव्र ध्रुवीकरण एक तरीके से देखा गया है, कहीं न कहीं ठीक एक बार फिर से पहले की तरह परिस्थितियों को अपने आप में कर पाना और परिस्थितियों को अपने फेवर में कर पाना एक बहुत बड़ी अपने लिए चुनौती होने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीएनपी की जो राष्ट्रवादी छवि है, उसको ठेस पहुँचाए बिना प्रगति
संभव है बांग्लादेश की। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि देखिए जब खालिदा जिया की सरकार थी, बीएनपी जब लगभग 2 दशक के पहले वहां पर सत्ता में थी, तब बांग्लादेश की परिस्थितियां काफी ज्यादा अलग थी। फिर उसके बाद शेख हसीना की सरकार आती है और लंबे समय तक उन्होंने लगभग 2 दशक तक उन्होंने शासन किया। 2024 में परिस्थितियां खराब हुई, मोहम्मद यूनुस के कार्यकारी प्रधानमंत्री वो चुने जाते हैं और उसके बाद काफी चीजें बदल गई है। तो ऐसे में क्या-क्या चुनौती होगी ये भी आपको बता देते हैं। सबसे ज्यादा फायदा अगर कुछ चीजों से अगर स्थिर संबंधों से देखा जाए तो आम नागरिकों को जरूर हुआ है। किन-किन क्षेत्रों में यह फायदा हुआ है ये भी आपको बताते हैं। सड़कों को लेकर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, रेल परियोजनाओं के संदर्भ में अगर हम बात करें तो फायदा हुआ है। जल और हवाई मार्ग से आवाजाही बढ़ी है जिसके कारण देश को फायदा हुआ है। भारत की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वीजा सेवाओं को बहाली से तत्काल एक बार फिर से राहत मिलने वाली है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो व्यापार, निवेश और आर्थिक आदान-प्रदान जो है वो 2024 से पहले जिस तरीके से था, उसी पटरी पर वापस लौटने की बात कही जा रही है। चूँकि 2024 से ही बांग्लादेश में परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदल गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो सांस्कृतिक, खेल, मीडिया और चिकित्सा संबंधी जल्दी भी बहाली किए जा सकते हैं और ज़्यादा ज़ोर इसी पर रहेगा कि दोनों देशों के बीच में 2024 से पहले जो परिस्थितियाँ थी, वो एक बार फिर से ठीक हो जाए। जो दोनों देशों में नकारात्मक बयानबाज़ी फैल रही है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। देखिए, हमने वहाँ के कुछ मौलानाओं को सुना, वहाँ के कुछ नेताओं को सुना, जो कि लगातार भारत के संदर्भ में एक के बाद एक बड़े बयान दे रहे थे और बयान भी ऐसे दे रहे थे कि कहीं न कहीं वहाँ पर स्थितियाँ जो है वो और भी खराब हो सकती थी। राजनीति एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ इन बयानबाज़ी से निपटना भी तारिक रहमान के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। क्योंकि देखिए, शेख हसीना की जब सरकार थी, तब कुछ मसलों पर खुलकर बात की जाती थी। लेकिन चूँकि वहाँ पर जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया और फिर उसके बाद शेख हसीना को देश छोड़ के जाना पड़ा, उसके बाद परिस्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा बदल गई। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक बार फिर से इसी सब बातों पर विचार किया जाएगा कि जितने भी दोनों देशों के बीच में जो मतभेद हैं या फिर अगर कुछ बिंदु हैं, जिन पर विचार करने की ज़रूरत है, तो ऐसी परिस्थितियाँ आएँ कि दोनों देश खुलकर बात कर सकें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जल बँटवारे को लेकर, सीमा प्रबंधन को लेकर, सुरक्षा को लेकर और सबसे बड़ी बात अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर, इस पर वापस से पटरी पर सब कुछ लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। लेकिन हाँ, इस बात से भी नहीं नकारा जा सकता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते पहले बहुत अच्छे थे और एक बार फिर से दोनों देश साथ में आएँगे। चूँकि व्यापार के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो दोनों देशों को एक-दूसरे की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर है। चूँकि पिछले कुछ समय में तनाव वहाँ पर ज़्यादा थे, तनाव के कारण अस्थिरता पैदा हो चुकी थी, लेकिन अब परिस्थितियाँ चूँकि वापस से सही होंगी, तो उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोनों देशों के बीच में व्यापारिक संबंध भी पहले से और ज़्यादा ठीक हों। अगर यहाँ पर बीएनपी की अगर बात करते हैं तो बीएनपी एक बार फिर से सभी रिश्तों को ठीक करने की कवायद में जुटती हुई ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन फिलहाल अभी जिस तरीके से स्थिरता बनी हुई है, कहा यही जा रहा है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। चूँकि देखिए 2006 में पहली बार बीएनपी सत्ता में आई थी और उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी लंबे समय तक शेख हसीना की सरकार जो है, अवामी लीग वो सत्ता में रही और परिस्थितियाँ साल दर साल वहाँ पर बदलती गई। लेकिन चूँकि बीएनपी एक बार फिर से सत्ता में आ चुकी है और तारिक रहमान जैसा कि खबरें सामने आई थी जैसी भी तारिक रहमान कल शपथ ग्रहण कर सकते हैं और कल प्रधानमंत्री के तौर पर वो एक बार नज़र आएँगे। चूँकि पहली बार हालाँकि वो खुद इस बार चुनावी मैदान में थे। तो अब देखना यही होगा कि भारत के संदर्भ में क्या बड़ी बातें उनकी ओर से कही जाती है, अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर क्या कुछ उनकी ओर से कहा जाता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 8। नमस्कार। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।